दोस्तों नमस्कार। 25 से 30 लाख करोड़ रुपए यह कोई छोटी रकम नहीं है। और अगर इसे अलग अलग इलाकों में बांटा जाए, अलग अलग लोगों के बीच बांटा जाए, तो शायद जिन हाथों में यह पैसा जा रहा होगा उनके तो वारे न्यारे हो गए। और इस वारे न्यारे के खेल में शामिल इस देश के भीतर में माफिया है, पॉलिटिशियंस हैं, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस देश की पुलिस है, इस देश में सत्ता में बैठे हुए तमाम नेताओं की एक पूरी कतार है। इस दौर में वह तमाम बिजनेसमैन शामिल हैं जो अलग अलग तरीके से उस प्रकृति के बीच जाकर खड़े हो चले हैं जहां उनको नदी की जमीन पर इमारत खड़ी करनी है, नदी की जमीन पर लोगों को बसाना है। होगा तो नदी की जमीन से ही बालू खोद कर ले जाएंगे और इतना मुनाफा कमाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। और 25 से 30 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है हिमालय से लेकर दिल्ली तक के बीच में, इसका नजारा पंजाब में भी दिखा, हिमाचल में भी दिखाई दिया, उत्तराखंड में इससे अछूता नहीं है, हरियाणा भी अछूता नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका इससे अछूता नहीं है। और दिल्ली तो पानी पानी है। यह वही दिल्ली है जिस दिल्ली के भीतर का मॉडल समूची दुनिया में ताल ठोक कर खड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस दिल्ली के भीतर कितनी बड़ी तादाद में लोग नदी की जमीन पर रह रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहां कंस्ट्रक्शन किए गए और बकायदा मुहर लगाकर किए गए और यह कहकर किए गए कि दरअसल हम तो हर नियम कायदे का पालन कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत कोई बहुत पुराने वक्त से नहीं हुई है। सही मायने में इसकी शुरुआत तो हुई है 21वीं सदी में ही, जब अक्षरधाम मंदिर बना, जब कॉमनवेल्थ विलेज बना, जब एक बड़ा बसों का डिपो बना और उसके बाद दिल्ली के भीतर यमुना की जमीन पर लोगों को बसाने के लिए जो बिल्डरों का रेला, जो इस दौर में माफियाओं का रेला, जो उनसे यारी पॉलिटिशियंस के साथ, और ये एक लंबी कतार है किसको कितना लाभ कैसे कैसे मिलता चला गया। कंस्ट्रक्शन से हमने मुंह नहीं चुराया और हमने मान लिया कि दरअसल यही वो रास्ता है जिसके जरिए विकास का जिक्र हो सकता है। तो दिल्ली में एक दो नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा पुलों को खड़ा कर दिया उन जगहों पर जहां पर नदी की धार बहती है। इस देश के भीतर में दिल्ली, और शायद दुनिया के भीतर दिल्ली, अपने आप में एक अजूबी राजधानी है। एक ऐसी राजधानी जिसमें लोगों को आना है नौकरी के लिए और उनको रहना है नदी की जमीन पर, उसका भी किराया देना है और वहां उनकी जमीन परमानेंट उन्हें मिल गई, इसके लिए भारत सरकार उनका आधार कार्ड बनाने को तैयार खड़ी है, राशन कार्ड भी दे दिया गया, सब कुछ बसते चले गए। और दिल्ली में तकरीबन 10% आबादी उस जमीन पर रहती है जो जमीन यमुना की जमीन है, नदी की जमीन है। यानी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों की रिहाइश जिन जगहों पर है, जिन बस्तियों में है, उसके लिए क्या नीचे से ऊपर तक हर कोई चाहता है कोई बेघर ना हो, क्योंकि वही वोट अगर देता है तो फिर उसको चंद सुविधाओं के आसरे अपने अनुकूल तो किया जा सकता है। और उसके बाद कितनी कमाई इस देश के नेताओं की होती है, अगर हिमालय से लेकर दिल्ली तक गिनना शुरू कीजिएगा तो देश का बजट गाहे बगाहे आपको बहुत छोटा दिखाई देगा। इस देश के भीतर में टैक्स पेयर से पैसे की वसूली, दिल्ली के भीतर नगर निगम की वसूली टैक्स के जरिए, तमाम चीजों के आंकड़े एक के बाद एक आज सुनिए जरूर और समझने की कोशिश भी कीजिए कि दरअसल हम किस व्यवस्था के सिस्टम के साबो हवा और किस पॉलिटिक्स और किस स्थिति को जीने के लिए मजबूर हैं, या फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं। शुरुआत कहां से की जाए? जमीन पर बसे लोगों को लेकर 6 राज्यों का जिक्र हम गाहे बगाहे इस दौर में करेंगे। ये तमाम आंकड़े राज्यों के सरकारी आंकड़े हैं। ये तमाम आंकड़े प्राकृतिक तौर पर जो अलग अलग पत्रिकाएं निकलती हैं और इस देश के भीतर की जो मिनिस्ट्रीज है उनके जो पूरी रिपोर्ट है उसके जरिए यह हमारी पूरी टीम ने तैयार किया है। और इन आंकड़ों पर जब आप गौर करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में ही हमने इसीलिए 25 से 30 लाख करोड़ का जिक्र कर दिया।
और कितनी बड़ी तादाद में इस देश में नदियों पर लोग रहते हैं, उनकी संख्या अगर गिनना शुरू कीजिएगा तो वो हो सकता है 2 करोड़ पार कर जाए, जिन 6 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं। उसमें दिल्ली के भीतर 20 लाख लोग से ज्यादा। यहां 2 बरस पहले एक एनजीटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट ने बताया कि 960 हेक्टेयर, ये 2020 की रिपोर्ट है, 960 हेक्टेयर पर कब्जा लोगों का है, अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन का है, बड़ी बड़ी इमारतों के जरिए कब्जा है। और इसके जरिए जब 6 राज्यों को परखा गया तो पता चला तकरीबन 13,900 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर इसी तरीके से कब्जा किया जा चुका है। कितनी बड़ी तादाद में रियल एस्टेट का नेटवर्क इससे फलता फूलता है, उसको कितना लाभ सालाना मिलता है, यह रकम तकरीबन 12 लाख करोड़ की निकलती है। जो कब्जा करते हैं उस जमीन के आश्रय वहां जो इमारत खड़ी होती है, यह एक मुनाफे की स्थिति। और इसको सिर्फ दिल्ली के दायरे में देखिएगा तो 1.5 लाख करोड़ का यह पूरा खेल अलग अलग तरीके से बिल्डर और रियल एस्टेट का चलता है। इसके बाद घुसिए सैंड माफिया के भीतर, तो उसमें भी आप हैरत में आ जाएंगे। सैंड माफिया का भारत सरकार का ऑफिशियल डाटा कहता है कि वह दरअसल 2054 करोड़ उनको नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट सैंड माफिया को, सैंड माफिया वो जिसके पास नाव है, वह नाव पर बालू को लादते चले जाए और उसके बाद क्या नदी बचेगी और क्या इकोसिस्टम बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब हिमालय से पानी आना शुरू होगा तो उसके बाद दोष आप किसे देंगे, किस रूप में देंगे, क्योंकि इसके बाद एक एक सिलसिला चलता चला जाएगा। और कोई भी तस्वीर जो आपके दौर में, इस दौर में आपको स्क्रीन पर दिखाई देती होगी, उससे हटकर एक क्षण के लिए सोचना शुरू कर दीजिएगा, जिन इलाकों में बस्तियां हैं वहां से पानी की निकासी कैसे होती होगी। पानी को अगर रोका गया है, जहां पर तालाब था, कुआं था, बावड़ी थी, नदी की जमीन थी, जहां पर निकासी की जमीन को बंद कर दिया गया, जहां पर जमीन को बेच दिया गया जो नदी की जमीन थी, ये सारी परिस्थितियों को अपने दिमाग में रखिएगा। क्योंकि एक क्षण के लिए यह भी बता दें, दून वैली का जिक्र यहां एक वक्त के लिए कर देते हैं। दून वैली की 300 एकड़ रिवर बेड जो है उस पर भी कब्जा है और इसको मानती है उत्तराखंड की सरकार, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती है। अब सवाल यह है कि जब सैंड माफिया अपने तौर पर 2 लाख करोड़ का खेल करता है और लगभग 2054 करोड़ रुपया उसका नेट प्रॉफिट होता है, 1000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ पंजाब के भीतर नजर आता है, उत्तर प्रदेश के भीतर यह और बढ़ता चला जाता है और एक पूरा नेक्सस काम करता है। पानी को रोकने की कोशिश या पानी को खत्म करने की कोशिश, जिसको आजमाना है आजमाते चले जाइए। लेकिन जिक्र आज दिल्ली का इसलिए क्योंकि यह तस्वीरें कुछ डरा रही है। डरा इसलिए रही है क्योंकि देश की राजधानी पर देश के तमाम जो नेता अपने आप को कहते हैं और जनता ने चुना, उस जनता का क्या हाल होता है, यह एक तस्वीर भर है। स्कूल जाते बच्चे, और इस बीच खबर आई कि 3 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चे जो नहाने निकले थे मुकंदरपुर में, वहां नहाने निकले और उनकी मौत हो गई। पता ही नहीं चला कितना गहरा पानी किस जगह पर था, उन्हें क्या पता। पानी की धारा जब बहती है तो फिर वह जहां पर जरा सा रास्ता मिल जाए वहां खुद को पूरे तरीके से झोंक देती है। इन बच्चों के साथ भी यही हुआ। दिल्ली में 3 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन इन तस्वीरों को एक क्षण के लिए देखिए और समझिए कि किस तरीके से, किस अवस्था में यह सारी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है। यह लाल किला का इलाका है। लाल किला की तस्वीर मौका मिले तो 1857 की देख लीजिएगा। यमुना तब भी दरवाजे पर इस रूप में कभी नहीं पहुंची थी। निकासी का एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन इस दौर में नहीं है। यह लाल किला का इलाका है, यह आईटीओ का इलाका है। यह अपने तौर पर लोग घरों से निकलते हैं, किस अवस्था में निकलते हैं, यह उसकी तस्वीर है। यह सारी तस्वीरें अभी की है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए, यह सोचिए, दिल्ली का वह इलाका जहां पर सड़क पर पानी पानी है तो फिर वाहन कहां जाएं, और जहां पे पानी नापा जाता है यह वह लोहे पुल का इलाका है, जहां पर देखते हैं कि पानी कितने मीटर ऊपर चला गया, और 208 मीटर, तो क्या सब कुछ डूब जाएगा। कितनी कॉलोनियां हैं दिल में, दिल्ली के भीतर में, यानी दिल्ली के दिल में, जहां अवैध तरीके से बेची गई और कॉलोनी दर कॉलोनी बसा दी गई। अगर इस परिस्थिति में इस देश के भीतर 2 करोड़ लोग सिर्फ 6 राज्यों में नदी की जमीन पर रह रहे हैं,
30 लाख करोड़ का खेल नदी की जमीन के आसरे कमाने को लेकर हो रहा है। और उस पूरी कतार में अगर इस देश के नेताएं शरीक है, इस देश की कानून व्यवस्था शामिल है, तो फिर आइए दिल्ली में 1731 कॉलोनियां जो हैं वो सही मायने में यमुना खादर पर ही बसी हुई है। और इस पर भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया प्रधानमंत्री उदय योजना। उदय नाम सुनने में अच्छा लगता है कि किसी चीज का उदय होगा, लेकिन अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन दिल्ली आवास अधिकार योजना, यही है उदय योजना। जो अनधिकृत कॉलोनी थी उसको किस तरीके से आधार योजना में यानी अधिकार योजना में तब्दील किया जाए, यह भी इस देश की नीति बनती है। और यमुना के अगर साउदर्न जोन पे चले जाइए तो वहां पर ओखला बैराज से लेकर जैतपुर तक जो 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें आपको समूची कहानी एक झटके में नजर आ जाएगी। यह कहानी दिल्ली में कहनी इसलिए आसान है क्योंकि दिल्ली का जीवन रोजगार की तलाश में विस्तार पा रहा है। यहां पर जिंदगी की जद्दोजहद में कहीं कमाई होगी तो कहीं भी रह लेंगे, और कहीं भी रहने के लिए वो कौन सा इलाका है कि रात में सोएं और घर में पानी आकर खड़ा हो गया और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी लोग तैयार हैं, क्योंकि गांव के भीतर से निकल कर आए हैं यहां 2 जून की रोटी कमाने के लिए। किस सिस्टम का जिक्र हम करें, जब पानी अपनी धारा बदलती है तो उसने दिल्ली के भीतर वीवीआईपी कॉलोनी नहीं देखी, उसने यह भी नहीं देखा कि झुग्गी झोपड़ी कहां है, उसने राजनिवास भी नहीं देखा, एलजी कहां रहते हैं। मुख्यमंत्री का घर कुछ ऊपर पर है तो उसके उस ऊंचाई तक पहुंचकर रुक गई। सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पानी पहुंचा और उसने बताने की कोशिश की कि देखिए हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यमुना के साथ खिलवाड़ ना हो 1994 में, यानी गिनना शुरू कीजिएगा तो 29 बरस पहले सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की सफाई को लेकर पहला निर्देश दिया था। 1994 से लेकर 94 से लेकर 2015 तक, जब सही मायने में मोदी सरकार आ गई थी लेकिन स्थिर नहीं हुई थी, केजरीवाल स्थिर नहीं हुए थे, उस दिल्ली के भीतर यमुना सफाई के नाम पर 5000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और उसके बाद यानी 2015 के बाद से 2022 तक तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यमुना का पॉल्यूशन बढ़ गया, यमुना और गंदी हो गई, यमुना के भीतर और कूड़ा कटकट हो गया। इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैलता चला गया। तो दिल्ली के भीतर जब आप घुसते हैं और समझते हैं तो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार के इलाके में चले जाइए, दक्षिण दिल्ली के भीतर मदनपुर खादर के इलाके में चले जाइए, वजीराबाद का इलाका जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के तौर पर वहां चले जाइए, डीएनडी से गीता कॉलोनी तक के रास्ते को देखिए, ओखला को देखिए या पाला बेल्ट को देखिए, जैतपुर एक्सटेंशन को देखिए, सोनिया विहार को देखिए, राजीव नगर को देखिए, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को देखिए या फिर कॉमनवेल्थ विलेज को देखिए, मिलेनियम पार्क बस डिपो बना उसको भी परख लीजिए। इस दौर में आपको जानकर हैरत होगी कि अक्षरधाम तकरीबन 100 हेक्टेयर में, कॉमनवेल्थ विलेज जो बना वह तकरीबन 47 हेक्टेयर में, जो बस डिपो बना वह तकरीबन 25 हेक्टेयर में। 10 अक्षरधाम और बना लीजिए उतनी जमीन, लगभग 20 से ज्यादा कॉमनवेल्थ विलेज बना दीजिए जिसमें 4000 बेडरूम है, उसको बना लीजिए। वो बने हुए हैं उस जगह पे जो नदी की जमीन है, और बस डिपो उसके जैसे तो बनाते चले जाइए, क्योंकि 25 हेक्टेयर में वहां पर तकरीबन 7000 बसें खड़ी हो सकती हैं, उसके लिए बनाया गया। लेकिन जो जमीन कब्जे में है वो जानकारी आज की तारीख में कोई कहेगा तो कोई सरकार का कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जो कब्जे की स्थिति है और जो एवरेज है वह 960 हेक्टेयर तो 2020 में ही पार कर गया, और उसके बाद 3 बरस और बीत गए। तो इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली के भीतर की परिस्थिति है। ऐसा नहीं है यमुना को लेकर काम उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं करते हैं, खूब करते हैं। उत्तर प्रदेश ने 2000 करोड़ रुपए खर्च किए, हरियाणा ने भी 539 करोड़ खर्च किए, दिल्ली ने भी खूब खर्च किए हैं। और इसीलिए जब हम बतलाते हैं कि 2015 के बाद से 2022 तक तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, उसमें भी सिर्फ 9 प्लांट ऐसे हैं जो फंक्शनिंग सही मायने में कर रहे हैं, जो उनके अपने सिम्टम जरूरत होनी चाहिए, बाकी नहीं कर रहे हैं।
दूसरी स्थिति जो निकासी का प्रोग्राम होता है कि पानी निकलना चाहिए और वो नहीं निकलेगा तो पानी कहां रुकेगा, कहीं सड़क फटेगी। 6 जगहों पर सड़क फट गई, बड़े बड़े गोल आपको वहां पर लगेगा ये कुआं कैसे बन गया बीच सड़क में। वह इस देश के सबसे बेहतरीन रिहायशी इलाकों में गिना जिसकी शुमारी होती है, वहां पर बन गए। पानी जाए तो जाए कहां, क्योंकि खुद अगर बजट को परखें, जो पैसा दिया जाता है उसमें सरकार का आंकड़ा खुद बतलाता है कि दरअसल वह लगभग एवरेज इस देश के भीतर में 15 से 17% से ज्यादा निकासी पर खर्च नहीं कर पाते हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली के भीतर। अगर झांक कर देखिएगा दिल्ली म्युनिसिपल बोर्ड को, कॉरपोरेशन को देखिएगा तो वह मैक्सिमम 27% खर्च करती है। यानी 100 रुपया बजट है तो 27 रुपए खर्च होंगे सैनिटेशन पर। सैनिटेशन शब्द का मतलब निकासी नहीं है। उसमें फिर जब आप कम करेंगे तो दिल्ली जैसी जगह पर इस नलियों को साफ करना, पानी की आवाजाही, उस पे जो खर्च है, नई नली बनाना, इस पे जो खर्चा निकल कर आएगा 100 रुपए में से कुल मिला के 18 रुपए निकलेगा। और इस देश के भीतर वो लगभग आधा है, 9 रुपया होता है। तो जब आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चकनाचूर है तो आप पेरिस देखिए या कुछ देखिए, कुछ भी बोल के निकल जाइए, इससे काम नहीं चलेगा। एक परिस्थिति ऐसी आती है जिसके भीतर हमें लगता है अब आपको फैक्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति में दिल्ली का जो बजट है वो देश के भीतर तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। उसके इलाके में सबसे ज्यादा लोग, 2 करोड़ भी आते हैं। एनडीएमसी दूसरे नंबर पर है। यहां पर एनडीएमसी का बजट 2023-24 का 4160 करोड़। उसके दायरे में सिर्फ 3% दिल्ली आती है और बाकी 97% आती है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से में, जिसका बजट 8241 करोड़ रुपए का। अब यहां पर जो खर्चा हुआ और जो निकासी हुई और जो पुराने लोग थे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए थे, उनसे जो बातचीत हुई और जो बात निकल कर आई वो हैरान कर देने वाली है। कोई अगर किसी गटर में गिर जाए, कहीं पर पानी जाम हो जाए, कहीं पर पानी जाम होकर सड़क पर बदबू मारते हुए निकलने लगे, यही काम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नई इमारत अगर तब्दील हो रही है तो उस इमारत का जो पानी निकलेगा वो पहले से चली आ रही पाइपलाइन तक पहुंचाने का काम उस बिल्डर का है। फिर वहां से 1 लीटर आए या 1 लाख लीटर पानी आ रहा हो हर मिनट, कोई इसकी फिक्र नहीं है। और ये पूरा का पूरा पानी जाएगा कहां पर, और जाने के लिए जहां तक पाइपलाइन यमुना तक पहुंचती है, वहां तक पहुंचने के रास्ते में भी जो बड़े बड़े पाइप लगे रहते हैं उसको भी बेच दिया गया। बेच दिया गया से मतलब है कि उसमें भी रिहाइश होने लगी। यह सिर्फ नजारा आपको दिल्ली पर दिखाई देगा। जहां आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी पाइपों का भी किराया लिया जाता है, क्योंकि उसमें लोग आराम से सो सकते हैं। 6 जगहों पर जानकारी मिली कि ऐसी स्थिति है जहां पर पानी कल तक आता था। यह कल का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2014 भी हो सकता है, 2002 भी हो सकता है। कल तक पानी आता था। अब ये लोगों की रिहाइश का इलाका है तो पानी कल तक जो निकलता था और यमुना नदी तक पहुंचता, उसकी जमीन पर पहुंचता, वहां से वो शामिल हो जाता, चाहे वो मवाद के तौर पर क्यों ना होता, वह भी रुक गया। तो पानी तो अपना रास्ता बनाएगी और उस रास्ते को रोक पाने की परिस्थिति में दिल्ली कितना होगी, इसको इस रूप से भी समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट जो है, एजुकेशन पर 17%, अच्छी बात है, हेल्थ पर 10% और अच्छी बात है, स्ट्रीट लाइट 11% और अच्छी बात है, हॉर्टिकल्चर पर 3.5%, लोन रिपेमेंट पर 4.5%, कम्युनिटी सर्विस पर 11.5%, सैनिटेशन पर 27% जो मैक्सिमम है। और इसी के दायरे में ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में कोई देरी नहीं होगी। जनरल ट्रेड लाइसेंस फ्री और उसका जो टैक्स उस पर लिया जाएगा। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, हर चीज को लेकर टैक्स लगा हुआ है, उस पर कोई कोताही नहीं बरतनी है। अब यहां से शुरू होता है दिल्ली को जैसे ही फानते हुए आप पंजाब पहुंचेंगे, पंजाब की सतलज, कपास, व्यास, झेलम, चिनाब, पंजनार, मरकंडा, घग्गर, चक्की, कालीबेन, चाउतंग, डागरी, हमें जानकारी मिली 45 छिटपुट नदियां हैं जो अपने तौर पर बहती है। और पंजाब के साथ अगर हरियाणा जोड़ दीजिए तो वहां की भी लगभग 35 नदियां, उसमें यमुना भी है, घग्गर भी है, मरकंडा भी है, डागरी भी है, इंदौरी भी है, अंबाला भी है,
कृष्णावती भी है और कौशल्या भी है, सोम नदी भी है। इन इलाकों की जमीनों पर भी कब्जा इस दौर में नेताओं के आश्रय होते हुए, नौकरशाही के जरिए से निकलते हुए बिल्डर और माफियाओं के जरिए लोगों को बसाने का काम शुरू हो गया। दिल्ली में तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, लेकिन इन जगहों पर इंडस्ट्री भी लग गई, उद्योग भी काम करने लगे, धुआं भी निकलने लगा, काम भी लोगों को मिलता चला गया और मुनाफा भी होता चला गया। उत्तराखंड के भीतर कंस्ट्रक्शन के तौर पर जो पावर प्लांट है, या फिर जो चारों धाम की यात्रा कराने के लिए जो ब्रिज और कंस्ट्रक्शन का काम है, और जितना वहां पर पत्थर, चूना, सीमेंट, सरिया सब कुछ जो झोंका गया है, आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ उत्तराखंड के भीतर जितना पत्थर, जितना बालू, जितना सीमेंट, जितना सरिया, जो भी कंस्ट्रक्शन का माल है, उसको जो डाला गया है, अगर उन सब को मिला दिया जाए तो दिल्ली के भीतर उस तरीके के तकरीबन 50 से ज्यादा लाल किला तैयार हो जाएंगे। क्या कीजिएगा? लेकिन हमें तो डेवलपमेंट के नाम पर समझ में आता है प्रकृति से खिलवाड़ करते चले जाइए, पानी को रोकने की कोशिश कीजिए, जमीन पर कब्जा होते चला जाना चाहिए। तो क्या वाकई ये पानी की धारा पहले नहीं आई? बार बार जिक्र हो रहा है बहुत पानी पड़ गया, बार बार जिक्र हो रहा है हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ दिया, बार बार जिक्र हो रहा है आपने विनाश लीला नहीं देखी उत्तराखंड के भीतर में, नहीं देखा मनाली जाने का रास्ता बंद हो गया है, सब कुछ देखा। पहले भी ये रास्ते थे, अब भी ये रास्ते हैं, लेकिन जितना बोझ इस दौर में सिमटती हुई जिंदगी जीने की स्थिति के साथ जुड़ते हुए इन जगहों पर लोग आते चले जा रहे हैं, उसका उपाय किसी के पास नहीं है। कोई समझने को तैयार नहीं है कि चीजें जब ढहेंगी तो यह तो सिर्फ एक हल्की सी झांकी नजर आ रही है, जहां पर पानी पानी। दिल्ली क्या हुई, उसमें G20 का सम्मेलन भी तो चल रहा है। G20 के सम्मेलन में 5 सिताराओं में से जो पानी निकलता है, क्या वहां पर रिसाइकलिंग की व्यवस्था है? दिल्ली के भीतर कोई 5 सितारा होटल ये बता सकता है उसके यहां से निकलने वाला पानी रिसाइकिल होकर वह यूज करते हैं? जी नहीं, नहीं करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो पानी कहां जाएगा, कहां निकलेगा? तो 5 सितारा जीवन जी लीजिए, या फिर झुग्गी बस्तियों में रहते हुए जमीन 2 टुकड़ा मिल जाए जहां पर किसी तरीके से रात गुजर जाए, ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भीतर और नाजुक स्थिति है। यहां सबसे बड़ा कमाल तो बालू माफियाओं का है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, राप्ती, काली, तमाम नदियां, और यहां पर भी कई दर्जन नदियां हैं, और हर नदी को लेकर जो पूरा का पूरा सैंड माफिया है, इसके जो आंकड़े नजर आते हैं वो सालाना 2 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं। नेट प्रॉफिट मत पूछिए, 2 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, और इसमें बंदर बाट सबका होता है, और माफियाओं के हाथ में जब पहुंचता है तो वो तकरीबन 40 से 50 हजार करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। यह स्थिति है इस देश के भीतर में उस जगहों पर जहां जहां नदी बसती है। हिमाचल के भीतर भी, वो व्यास हो, वो सतलुज हो, यमुना हो, वो गिरी हो, चक्की हो, कौशल्या हो, कोई नदी हो, किसी का भी जिक्र कर लीजिए। वो डाटा हमारी टीम ने जब बनाकर बताया कि ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है जिसमें आपके पास कोई उपाय बचेगा ही नहीं कि आप यह कह पाएं कि दरअसल सब कुछ ठीक था, एक झटके में इतना पानी आ गया कि कोई उपाय नहीं था, ये आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कोई रास्ता इस दौर में छोड़ा नहीं। हम तो आधुनिक सभ्यता के तौर पर 2047 तक विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ चुके हैं। हमारा पूरा मनोविज्ञान, पूरा बजट, पूरी सोच, पुजारी विचारधारा उसी दिशा में जा रही है। शायद इसीलिए हमने आंखें बंद कर ली हैं और सुनना शुरू किया है, और टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए भाषण और भाषणों के पीछे का सुंदर दृश्य यही मनमोहक है। शायद इसीलिए दोष पानी को मत दीजिए, बारिश को मत दीजिए, कटते हुए पेड़ों को दीजिए, नदी के नीचे से निकाले गए बालू को दीजिए, बेची जा रही नदियों की जमीन को दीजिए। इस दौर में उस माफिया राज को दीजिए जो राजनीतिज्ञों से मिलकर पूरी नौकरशाही को खत्म कर चुका है, जो करप्ट हो चली है। दोष देना है तो इस दौर में पुलिस प्रशासन को भी दीजिए। कानून क्यों गायब है, क्यों उनको एक झटके में नहीं हटाता है? दोबारा जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो यमुना की नदी से निकलकर कैंपों में रखे गए हैं, उनके लिए दिल्ली व्यवस्था कर सकती है या नहीं कर सकती है? कोई गारंटी ले सकती है? नहीं ले सकती है कि दोबारा
नदी की जमीन पर नहीं बेच जाएंगे। स्थिति तो इतनी नाजुक है कि अगर आपको अक्षरधाम मंदिर भी जाना हो तो टिकट कटाना पड़ेगा। जिस अक्षरधाम मंदिर को बनाने को लेकर जितना पत्थर वहां पर लगाया गया और जानकारी मिली वहां पर लोहा या स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पत्थरों के आसरे खड़ा है, तो उसके लिए टिकट तो देना पड़ेगा। लेकिन वो जमीन यमुना की है। एक क्षण के लिए इसको दिमाग में बैठा लीजिए, फिर जरा कोशिश कीजिए। नदी आपके घर तक नहीं पहुंची है, आप नदी के घर तक पहुंच गए और उसके बाद हो हल्ला मचा हुआ है कि दरअसल पानी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।